हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने पॉलिटिकल साइंस का पहला टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट किया। उससे संबंधित हमारे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे, उन सबको हमने एक एक करके देखा दोस्तों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस की हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें आज हम कवर करेंगे संविधान पर विदेशी प्रभाव। जो भारत का लिखित संविधान है दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो विदेशों से लिए गए हैं। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे दोस्तों कि भारत का जो संविधान है उस पर क्या विदेशी प्रभाव किस तरीके से पड़ा था। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। जो भारत का संविधान है दोस्तों, उसमें उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है दोस्तों, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें जो सर्वोच्च है वो संविधान है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियली रिव्यू की संकल्पना ली गई है। जो जुडिशियली रिव्यू की संकल्पना है दोस्तों, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है कनाडा से। जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है दोस्तों, वो कनाडा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है दोस्तों? तो जो भारत की पार्लियामेंट है दोस्तों, पार्लियामेंट सिस्टम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से किस तरीके से डिफरेंट है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन दोस्तों, जुडिशली रिव्यू की प्रणाली के आधार पर डिफरेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है भारत और यूएसए में। जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है दोस्तों, भारत और यूएसए में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वो क्या है दोस्तों? भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वो कौन सा है दोस्तों? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। जो संविधान के निर्वाचन है दोस्तों, उसके लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था जो है, उसका लक्षण समान पाया जाता है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, उसमें समवर्ती सूची किसकी देन मानी जाती है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये किसकी संकल्पना पर आधारित हैं? आयरलैंड के संविधान पर। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ की पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इनको। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल दोस्तों। सेकंड देख लेते हैं, इसे भाग 4 में रखा गया है दोस्तों। यह नैसर्गिक नहीं होता है दोस्तों। यह नैसर्गिक नहीं होता है तथा सरकार इसे लागू करने के बाद तथा इसे सरकार जो है दोस्तों लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, पॉइंट चौथा है दोस्तों हमारा, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य नहीं है। देख लिया दोस्तों। यह सरकार की यह सरकार के अधिकारों को बढ़ा देती है, अर्थात यह धनात्मक है दोस्तों। यह गवर्नमेंट की पावर को बढ़ा देती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों,
यह निलंबित नहीं हो सकता है। जो हमारा 5वां पॉइंट है दोस्तों, यह निलंबित नहीं हो सकता है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, ये निलंबित नहीं हो सकते हैं। यह निलंबित नहीं हो सकते हैं दोस्तों। पॉइंट 6 देख लेते हैं दोस्तों। जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, यह समाज में भलाई के लिए हैं। यह समाज की भलाई के लिए है दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, इस पर थोड़ा टाइपिंग करने में अच्छे से हो नहीं पा रहा है, मगर मैं जो बोल रहा हूँ दोस्तों, आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, इनको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा पहला है गांधीवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है वैदिक या उदारवादी। तो दोस्तों जो गांधीवादी है उसमें आर्टिकल 40, आर्टिकल 43 को 46, 47 को रखा गया है, जिसमें हमारा आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। आर्टिकल 43, आर्टिकल जो 43 क है दोस्तों, वो उद्योग प्रबंधनों में कामगारों की भागीदारी से संबंधित है। आर्टिकल 46 है दोस्तों, जो हमारा वो SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण से संबंधित है। जो आर्टिकल 47 है दोस्तों, वो सरकार को पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराने एवं नशीली दवाइयों एवं शराब पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है दोस्तों। तो उसी क्रम में नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, हमारा समाजवादी है। समाजवादी में हमारा आर्टिकल 38, जो लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड, सामाजिक राजनीतिक न्याय से संबंधित है दोस्तों। समाजवादी का जो अगला नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 39 है। और जो अगला आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 39 को है। इसमें आर्टिकल 41, 42, 43 भी शामिल है दोस्तों, जिसमें आर्टिकल 39 कहता है दोस्तों, समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन। आर्टिकल 39 को जो है दोस्तों, वो निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता से संबंधित है। जो आर्टिकल 41 है दोस्तों हमारा, वो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता है दोस्तों, जैसे काम, शिक्षा प्राप्त करने, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन, विकलांगों को साइकिल वगैरह, इससे संबंधित है दोस्तों। आर्टिकल 42 जो है दोस्तों, उसमें न्याय संगत कार्य की मनुचित दशा तथा प्रसूति जो सहायता उपलब्ध कराना है दोस्तों, जैसे गर्भवती महिलाओं द्वारा का कठोर शारीरिक श्रम न करना, ये आर्टिकल 42 में शामिल है दोस्तों। 43 जो आर्टिकल है दोस्तों, वो निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार का, एक बार और रीड कर देता हूँ दोस्तों। अनुच्छेद जो 43 है दोस्तों, उसमें निर्वाह योग्य मजदूरी की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि वेतन इतना दिया जाए जितने से परिवार चल सके। कुटीर उद्योगों से संबंधित है दोस्तों ये। हमारा जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वो वैदिक या उदारवादी से संबंधित है। वैदिक या उदारवादी जो नीति निर्देशक तत्व को वर्गीकरण किया गया है दोस्तों, 3 भागों में किया गया था, जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। गांधीवादी, समाजवादी और वैदिक या उदारवादी। गांधीवादी या समाजवादी से संबंधित हम की पॉइंट जान चुके हैं दोस्तों। तो उसी क्रम में जो आगे बढ़ेंगे तो हम उदारवादी से संबंधित जितने भी हमारे की पॉइंट बनते हैं उनको देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। उदारवादी जो है दोस्तों, इसमें आर्टिकल 44, 45, 48, 48 को 49, 50, 51 को शामिल किया गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इन आर्टिकलों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो आर्टिकल 44 है दोस्तों, इसमें समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेंगी, भले ही वो विवाह की रीतियाँ कुछ भी हो, ऐसा कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में कहा गया है दोस्तों, 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, तथा 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं दोस्तों, उनको निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी होगी, ऐसा कहा गया आर्टिकल 45 में। आर्टिकल जो 48 है दोस्तों, आर्टिकल 48,
आर्टिकल 48 है दोस्तों। आर्टिकल 48 में कहा गया है दोस्तों, जो आर्टिकल 48 को है दोस्तों, इसमें पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य हो गया, ऐसा कहा गया है दोस्तों। आर्टिकल 49 में कहा गया है दोस्तों, जो राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा होगी वो सरकार का कर्तव्य हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते दोस्तों, आर्टिकल 50। अनुच्छेद 50 में कहा गया है दोस्तों, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। कार्यपालिका से जो न्यायपालिका को अलग किया जाता है दोस्तों, उसका प्रावधान आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 51 जो है दोस्तों, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। आर्टिकल 51 में बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों ये, जो आपके आगामी एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। आर्टिकल 50 है दोस्तों, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना इसी अनुच्छेद के तहत आता है। तथा भारत जो है दोस्तों, यूएनओ का सदस्य इसी के तहत बना था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे हमने कंप्लीट कर लिए थे दोस्तों, इससे संबंधित की पॉइंट भी जान लिए थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे। एक बार और रीड कर लेते हैं दोस्तों। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे। वो आयरिश गणतंत्र से हुए थे दोस्तों, आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्रोत दिए गए हैं दोस्तों। कौन से ऐसे संवैधानिक प्रावधान है दोस्तों, देख लेते हैं इनको। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन। शासन की जो संसदीय प्रणाली है दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन यूके से ली गई है। आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर संविधान से दोस्तों, जर्मनी से ली गई है आपात उपबंध। राज्य नीति निर्देशक तब तो ऊपर देख लिए दोस्तों, डिस्कशन कर लिया हमने आयरलैंड से। सही सुमेलित करना है दोस्तों, सही सुमेलित इस प्रकार है दोस्तों, ये सुमेलित पहले से ही है। तो चलिए देख लेते हैं। विधि का शासन इंग्लैंड से दोस्तों। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची मंत्रिमंडल सरकार। माफी चाहूँगा दोस्तों। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों, ऊपर भी देख लिया हमने। मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटेन संविधान से संबंधित है दोस्तों। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए दोस्तों। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है कनाडा से दोस्तों। जो ये रूल ऑफ लॉ है दोस्तों, विधि का शासन है दोस्तों। रूल ऑफ लॉ जो होता है दोस्तों, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रूल ऑफ लॉ क्या है, विधि का शासन क्या होता है। विधि का शासन का अभिप्राय है दोस्तों, देश में कानूनी समानता का होना। जो विधि का शासन है दोस्तों, इसका अर्थ होता है देश में एक कानूनी समानता का होना। इसका सेकंड जो पॉइंट है दोस्तों, रूल ऑफ लॉ के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी बात के लिए नहीं किया जा सकता है दोस्तों। जब रूल ऑफ लॉ है दोस्तों, इसका थर्ड पॉइंट कहता है कि
संविधान की व्याख्या अथवा अन्य किसी भी एक कानूनी विषय पर न्यायाधीश का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। जो भारतीय संविधान है दोस्तों उसमें मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस और पूर्व सोवियत संघ के संविधान से दोस्तों। ये जो मूल कर्तव्य है दोस्तों इससे संबंधित कुछ की पॉइंट जान लेते हैं। जो 42वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था दोस्तों उसमें कहा गया था कि 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था दोस्तों इन मौलिक कर्तव्यों को। मूल कर्तव्यों को अगला जो मूल कर्तव्यों का अगला जो पॉइंट है दोस्तों, ये जो मूल कर्तव्य हैं दोस्तों ये रूस से लिए गए हैं। ये हमने देख लिया दोस्तों, रूस से लिए गए हैं ये। इसे न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है दोस्तों। जो मूल अधिकार हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, जो मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों इनको मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है दोस्तों। इसे न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है दोस्तों। इसे भाग 4 क के आर्टिकल 50 क के तहत जोड़ा गया है दोस्तों। आर्टिकल 50 क, आर्टिकल 50 क में जोड़ा गया है दोस्तों, 50 क के तहत जोड़ा गया है। मूल संविधान में जो मूल संविधान का अगला पॉइंट है दोस्तों, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया दोस्तों, तथा 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक और जोड़ा गया है दोस्तों, जिसको जोड़कर अभी वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों इनकी संख्या 11 है। जिसमें जो आखिरी जोड़ा गया था दोस्तों उसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं दोस्तों उनके अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों का जो प्राथमिक शिक्षा का उपबंध कराए, यह उनका कर्तव्य होगा, ऐसा कहा गया है दोस्तों। इसलिए अभी वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों, कथन दिया गया, कथन ए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है। बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण आर भी देख लेते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है। बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की एक सही व्याख्या नहीं है दोस्तों, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित होकर मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है। जो भारतीय संविधान है दोस्तों इसमें मूल अधिकारों की जो अवधारणा है वो कहाँ से ग्रहण की गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, लिखित संविधान है दोस्तों, जो लिखित संविधान है उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था, अमेरिका का संविधान ऐसा संविधान है दोस्तों जो दुनिया का पहला लिखित संविधान है। तो चलिए दोस्तों आज अपनी सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हम संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पर एंड हुआ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।